क्या आपने फिलेट अंतरिक्ष यान और 2014 में 687P नामक धूमकेतु पर इसकी जंगली सवारी के बारे में सुना है? माना जा रहा था कि यह आसानी से उतर जाएगा, लेकिन जब डिवाइस के कुछ हिस्से काम नहीं कर रहे थे और फिलेट रबर की गेंद की तरह सतह से उछल गया तो चीजें गड़बड़ा गईं। यह किसी कार्टून के दृश्य जैसा था। सौभाग्य से फिलेट पृथ्वी पर वापस सिग्नल भेजने में कामयाब रहा, जिससे पुष्टि हुई कि यह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कहां समाप्त हुआ। यह लगभग 2 साल तक एक रहस्य बना रहा, जब तक कि पास की जांच से नई छवियों ने फिलेट की अजीब स्थिति को हवा में अपने मकड़ी जैसे पैरों के साथ अपनी तरफ लेटा हुआ नहीं दिखाया। एक छाया में फंस गया। 67P पर दरार, और यह और भी बेहतर हो जाता है। फोलेट के डेटा ने सुझाव दिया कि इसने एक संक्षिप्त दूसरा टचडाउन बनाया था जो केवल 2 मिनट तक चला और वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि यह कहां हुआ। यह ब्रह्मांडीय लुका छिपी के खेल जैसा था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक ग्रह वैज्ञानिक ने कहा कि फोले ने उन्हें उद्धरण एक अंतिम रहस्य के साथ छोड़ दिया है जिसे हल करने की प्रतीक्षा है। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिक फोलेट के दूसरे टचडाउन स्थल को खोजने में सफल रहे और 67P की सतह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। पता चला है कि जब फिलेट सतह से टकराया तो उसने धूमकेतु की सतह पर लगभग 10 इंच गहरी धूल और मलबे की एक परत को खुरच दिया, जिससे उसका बर्फीला अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया। बर्फ इतनी चमकीली थी कि टीम इसे फोलेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के लगभग 2 साल बाद ली गई तस्वीरों में भी देख पाई। यह धूमकेतु के पेट में छिपे एक गुप्त खजाने को उजागर करने जैसा था। और भी बहुत कुछ है। दुर्घटना के समय ने वैज्ञानिकों को फिलेट के भीतर एक मैग्नेटोमीटर से डेटा का विश्लेषण करके यह गणना करने की अनुमति दी कि 67 PS का आंतरिक भाग कितना नरम था। उन्होंने दूसरे टचडाउन के समय के आसपास एक महत्वपूर्ण स्पाइक देखा। स्पाइक लगभग 3 सेकंड तक चला और टीम ने निष्कर्ष निकाला कि धूमकेतु का आंतरिक भाग लगभग ताजा गिरी हुई बर्फ जितना नरम था। कल्पना कीजिए, एक धूमकेतु जिस पर कैपुचिनो के झाग से भी ज्यादा फूले हुए पत्थर हों। अब जबकि ग्रह वैज्ञानिकों को धूमकेतु की भौतिक विशेषताओं की बेहतर समझ है, वे भविष्य के मिशनों के लिए ज्यादा निश्चितता के साथ योजना बना सकते हैं और यहीं से चीजें रोमांचक हो जाती हैं। महत्वाकांक्षा नामक एक भविष्य की परियोजना की उम्मीद पहली बार धूमकेतु के अंदरूनी हिस्से से क्रायोजेनिक रूप से संग्रहित नमूने को पृथ्वी पर वापस लाना होगा। फिलेट लैंडर की लैंडिंग भले ही बहुत सहज न रही हो, लेकिन इसने हमें कुछ अजीब और अनोखे अंतरिक्षीय रोमांच अवश्य दिए। जब धूमकेतुओं की बात आती है तो शायद धूमकेतुओं की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हेली का धूमकेतु एक आवधिक धूमकेतु के रूप में यह हर 75 साल या उससे भी ज्यादा समय में पृथ्वी पर आता है, जिसका मतलब है कि आपको अपने जीवन काल में इसे 2 बार देखने का मौका मिलता है। पिछली बार यह 1986 साल में आया था और यह 2061 साल तक वापस नहीं आएगा। धूमकेतु का नाम अंग्रेजी खगोल शास्त्री एडमंड हैलेक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने महसूस किया कि 1530, 116, 7 और 1680 2 में देखे गए 3 धूमकेतु एक ही धूमकेतु थे जो बार बार लौट रहे थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि धूमकेतु 1758 में वापस आएगा और इसका नाम उनके नाम पर रखा गया भले ही वे इसे देखने के लिए जीवित नहीं थे। हैली का धूमकेतु पहली बार 229 ईसा पूर्व में देखा गया था और प्राचीन एशियाई खगोलविदों ने यह एक बहुत बड़ी बात है अपने इतिहास में इसके गुजरने को दर्ज किया। उस समय लोगों का मानना था कि धूमकेतु बड़ी आपदा या परिवर्तन के शगुन थे, लेकिन हम अब 1900 में बेहतर जानते हैं। लेखक मार्क ट्वेन ने मजाक में कहा कि वह 1835 में हैली के धूमकेतु के साथ आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे इसके साथ ही चले जाएंगे। वह 1910 में धूमकेतु के सबसे निकट पहुंचने के एक दिन बाद गुजरा। वाह! हेल बोप नामक धूमकेतु ने भी 1999 में कुछ ध्यान आकर्षित किया था। यह धूमकेतु इतना चमकीला था कि लोग इसे अपनी नंगी आंखों से लगभग 1.5 साल तक देख सकते थे, खासकर उत्तरी गोलार्ध में। वास्तव में यह हैली के धूमकेतु से 1000 गुना ज्यादा चमकीला था। शिकागो जैसे भारी रोशनी वाले इलाकों में भी लोग इसकी नीली और सफेद पूंछ की एक झलक देख सकते थे। हेल बोप धूमकेतु की खोज न्यू मैक्सिको में एलन हेल और एरिजोना में थॉमस बोप ने की थी। वे बस आसमान की ओर देख रहे थे और अचानक उन्हें पास में एक धुंधली सी वस्तु दिखाई दी जो पहले वहां नहीं थी। खगोल शास्त्री भी इस घटना को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने धूमकेतु के निकट आने पर उसका अध्ययन करने के लिए दूरबीनों का उपयोग किया और नासा ने बेहतर तस्वीर लेने के लिए हबल अंतरिक्ष दूरबीन का भी उपयोग किया। हेल बॉब का नाभिक बहुत बड़ा था, लगभग 19 से 25 मील चौड़ा, और उसमें से बहुत सारी धूल निकल रही थी। अब हेल बॉब की बात करें तो हैंसन बंधुओं का पॉप गाना MMM बॉब उसी वर्ष 1997 में दुनिया भर में हिट हुआ था। क्या कोई संबंध है या नहीं? वैसे 5000 साल पहले एक और धूमकेतु हमारे सूर्य के पास से गुजरा और यूरेशिया तथा उत्तरी अफ्रीका की सभ्यताओं के लिए एक तमाशा पेश किया।
दुर्भाग्य से इस रहस्यमय आगंतुक का किसी ऐतिहासिक विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास चीजों को समझने का एक गुप्त तरीका है। धूमकेतु एटलस या C2019Y4, जिसने 2020 में अपनी शुरुआत की। दुख की बात है कि एटलस का अंत तब हुआ जब यह बर्फीले टुकड़ों की बौछार में टूट गया। लेकिन नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके एक नए अध्ययन में खगोलविदों ने पाया कि एटलस 5000 साल पहले के उस प्राचीन धूमकेतु का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। परिवार के पुनर्मिलन की बात करें, धूमकेतु परिवार असामान्य नहीं है और सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है 1994 में बृहस्पति में टुकड़े टुकड़े करके गिरा हुआ शोमेकर लेवी 9 धूमकेतु। लेकिन एटलस थोड़ा अजीब है। यह तब टूट गया जब यह सूर्य से बहुत दूर था, जो अजीब है क्योंकि इसे सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरने के दौरान टूट जाना चाहिए था। 5000 साल पहले अपने आखिरी पास से यह कैसे बच गया? खैर, टुकड़ों के टूटने का निरीक्षण करके वैज्ञानिक इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि मूल धूमकेतु कैसे था। एक साथ रखा और उन्होंने पाया कि एटलस का एक टुकड़ा कुछ ही दिनों में बिखर गया, जबकि दूसरा टुकड़ा हफ्तों तक टिक पाया। इससे पता चलता है कि नाभिक का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ज्यादा मजबूत था। लेकिन यह क्यों टूटा, इसका स्पष्टीकरण अभी भी हवा में है। मजाक में कहा गया। यह केंद्रापसारक बलों के कारण हो सकता है या यह सुपर अस्थिर बर्फ के कारण हो सकता है, जिसने टुकड़े को आतिशबाजी की तरह अलग कर दिया। एक बात तो पक्की है, हालांकि एटलस का जीवित भाई 50वीं शताब्दी तक वापस नहीं आएगा, इसलिए तब तक हमें रात की अन्य सुंदरियों की प्रशंसा करने के लिए ही संतोष करना होगा। स्काई डिबेट। ये अगली मजेदार कहानी माउई द्वीप पर खगोलविदों के एक समूह के बारे में है। एक रात वे बस आराम कर रहे थे और अपने फैंसी टेलीस्कोप से तारों को निहार रहे थे। तभी उन्हें अचानक कुछ अजीब सा दिखाई दिया। यह एक धूमकेतु था, लेकिन कोई पुराना धूमकेतु नहीं। यह बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था और इसका आकार भी बहुत अजीब था। यह इतना अजीब था कि उन्हें लगा कि यह हमारे ग्रह से बाहर का कोई अंतरिक्ष यान हो सकता है। उन्होंने इसका नाम ओमुआमुआ रखा, जिसका अर्थ है दूर से आने वाला संदेशवाहक, जो हवाईयन में सबसे पहले आता है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या उन्हें अंतरिक्ष में रहने वाली कोई नई सभ्यता मिली? खैर, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने जो पाया वह बहुत बढ़िया था। आप देखिए, जब धूमकेतु हमारे सौर मंडल से गुजरते हैं तो वे आमतौर पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और उनकी सतह पर मौजूद धूल के कारण तेजी से निकलते हैं। लेकिन ओमुआमुआ सतह पर धूल होने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए इसमें अन्य धूमकेतुओं की तरह चमकीला प्रभामंडल नहीं था। तो ओमुआमुआ की गति बढ़ने का क्या कारण था? एक संभावना यह थी कि यह एक अजीब प्रभाव के कारण था, जिसमें क्षुद्र ग्रह जैसे छोटे पिंड सूर्य से फोटोन को अवशोषित करते हैं और उन्हें एक प्रणोदक प्लम में पुनः विकीर्ण करते हैं। लेकिन वह प्रभाव ओमुआमुआ के त्वरण को समझाने के लिए बहुत छोटा था। इससे नाइट्रोजन युक्त कार्बन मोनोऑक्साइड या आणविक हाइड्रोजन द्वारा प्रदान किए जाने वाले 3 संभावित प्रणोदन बचे। और अंदाजा लगाइए क्या? एक सिद्धांत यह है कि ओमुआमुआ में पानी प्रचुर मात्रा में था, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। कुछ लोगों का मानना है कि धूमकेतु के हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने से पहले पानी बर्फ में जम गया था, जिसे अनाकार अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की बर्फ छिद्रपूर्ण होती है और मेरी जीन्स की तरह जेबों से युक्त होती है। फिर सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांडीय विकिरण के कारण पानी के अणुओं में से कुछ हाइड्रोजन टूट गए, दूर छोटे ईंधन टैंकों में ईंधन की तरह छिद्रों में इकट्ठा हो रहा है। जब ओमुआमुआ आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश किया तो यह संभवतः बर्फ को अपनी क्रिस्टलीय अवस्था में बदलने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म हो गया, अनिवार्य रूप से जेबों को बंद कर दिया और धूमकेतु से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। इसने शायद वह प्रणोदक धक्का प्रदान किया जो त्वरण की व्याख्या कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।